हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में भी हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, मैट्रिक्स। तो अब उसकी लास्ट क्लास है आज हमारी, और आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो। हाँ बेटा, देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी बड़ा सा लिखा होता है पेपर में बेटा, तो देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम 30-40 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। डरना कुछ नहीं है, ठीक है। तो डरोगे तो कर नहीं पाओगे बेटा कुछ। तो पहले मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। आपको ऐसे ही इंग्लिश में और ऐसे ही हिंदी में दे रखा होगा पेपर में क्वेश्चन, तो मैं एक ही क्वेश्चन लिख पाया एक ही लैंग्वेज में, और कोशिश करिए कि थोड़ा सा साफ लिखूं। तो बेटा क्या है, सबसे पहले आप रो और कॉलम समझो। रो और कॉलम होता है क्या है बेटा? कॉलम होता है जो ऐसे खड़ा होता है, कॉलम, और रो होता है जो ऐसे होता है। तो बेटा इस वाली चीज को अगर मैं ये डायरेक्शन देता हूं तो ये हमारी क्या कहलाएगी? कॉलम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉलम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? स्तंभ बोलते हैं। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ऐसे ऐसे लंबी लंबी, मतलब ऊपर से ऐसे खड़ी हुई, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? कॉलम कहेंगे। और जो बेटा रो है हमारी ये वाली डायरेक्शन, ये हमारी क्या कहलाती है? रो कहलाती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बेटा पंक्ति। तो पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ और पंक्ति का मतलब क्या है, ये आप समझ गए होंगे कि किसको पंक्ति कहा जाता है और किसको स्तंभ कहा जाता है। ये सारी, ये क्या है? ये पूरी क्या है? ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है। और कॉलम क्या है? ये है, ये ऐसे सीधे सीधे, क्लियर है? ऐसे ही। तो बेटा हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ, मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड। दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, इसी से सारे क्वेश्चन पूछेगा। अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, इस पे 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखो ये हमारी मैट्रिक्स सेकंड है, दो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब इनके बारे में जो जानकारी देगा वो ये देगा। और ध्यान है ना बेटा, ये जो जानकारी होती है ना, ये सारे एग्जाम में एक जैसी होती है। मैं आपको एक वर्ड बता दूं, सारे एग्जाम में एक जैसी होती है, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी आपको पढ़ना है कि आप पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो पढ़ लेना, वरना आप ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे क्या कर रखा है। कहता है निम्न में दिया गया शब्द केवल किसी एक संख्या समूह द्वारा प्रदर्शित है। कोई शब्द दिया गया है और वो एक संख्या द्वारा, मैंने बोला कोई भी एक शब्द उठा लो और वो कुछ संख्या के द्वारा उसको दर्शाया गया है, तो मैं बोल सकता हूं एस है। एस को मैं, इस वाले एस को किससे डिनोट कर सकता हूं? इस वाले एस को बेटा, तो किससे? पहले रो में जाओगे आप और फिर कॉलम में जाओगे। तो मैं इसको किससे डिनोट कर सकता हूं? यहां से भी देखो एक और यहां से भी हमारा एक, तो मैं इसको एस को 11 से डिनोट कर सकता हूं। मतलब एस को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 1,1, ये भी 1 और ये भी 1। मतलब अगर यहां से भी एक पे देखूं और यहां से भी एक पे देखूं तो मेरे पास एस नजर आएगा। अगर मुझे पी की रैंकिंग दर्शानी है, पी की, तो पी को मैं क्या लिखूंगा बेटा? अगर मेरे को पी को लिखना है तो मैं लिखूंगा 1,2। कैसे? यहां से तो रो, पहले रो लेनी है फिर कॉलम लेना है, क्लियर है? रो और कॉलम। तो बेटा याद कैसे रखना है, जो कॉलम होता है ना वो टिका हुआ होता है, किसके ऊपर? रो। जैसे रो को आप क्या मानोगे? जमीन मानोगे, ऐसे परत। और कॉलम क्या? उसके ऊपर जो चीज टिकाई गई है। तो पहले बेटा क्या है? बेस क्या है हमारे? हमेशा जमीन होती है बेस। किसी भी चीज की बेस क्या होती है? जमीन होती है। मैं मकान बना रहा हूं, उसका बेस क्या है? जमीन है। और उसके ऊपर मकान खड़ा कर रहे हैं, वो क्या हमारा? कॉलम है, क्लियर है? तो पहले बेस को देखना, उसके बाद फिर कॉलम पे जाना है। तो अगर मैं पी का डिनोट करूं तो पी को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं? इस वाले पी को तो मैं कैसे बोलूंगा? 1 और 2। यहीं पर इसकी संख्या देख लेने की क्या चल रही है, क्लियर है? ये दो संख्या n के लिए भी है, p के लिए भी है, i के लिए भी है, w के लिए भी है और s के लिए भी है। वो डिनोट करता है कि यहां से हमारा कौन सी रो उठाएगा और कौन सा कॉलम आएगा। तो हमारे p के लिए में 1 और 2। तो ऐसे हम डिनोट करना सीखेंगे। कहता है निम्न में दिया गया शब्द केवल किसी एक संख्या समूह द्वारा प्रदर्शित है जो चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प में निहित है। मैंने बोला 12 पे देखो, या तो 12 पे या 43 पे या 43, 43 या 31, इस पे p आ रहा होगा। मतलब हमें बताना है कि इस पे PENS हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा ऐसा कोड है जिसने सही दर्शाया है? P की रैंकिंग भी, E की रैंकिंग भी, N की रैंक भी और S की रैंक भी।
तो कोई एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो वही हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न में दिया गया शब्द केवल किसी एक संख्या समूह द्वारा प्रदर्शित है जो चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प में निहित है। किसी एक विकल्प में ही होगा। विकल्पों में दिया गया संख्या समूह अक्षरों को 2 वर्गों द्वारा मैट्रिक्स फर्स्ट और सेकंड के द्वारा दिखाया गया। यहां से भी आपको अक्षर मिलेंगे और यहां से भी आपको अक्षर मिलेंगे। तो कहता है मैट्रिक्स फर्स्ट में कॉलम और रो को 0 और 4 से, देखो कॉलम है, कॉलम को भी देखो किससे 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक दिखाया गया, और रो को भी 1 2 3 4 से दिखाया गया। तो कहता है मैट्रिक्स फर्स्ट में हमसे क्या कहता है 0 से 4 तक दिखाया गया, और मैट्रिक्स सेकंड में 5 से 9 तक दिखाया है। तो देखो सेकंड मैट्रिक्स में 5 से 9 तक, 5 6 7 8 9 कॉलम, और 5 6 7 8 9 रो। क्लियर है? तो 5 से 9 तक क्या सेकंड में दिखाया गया। तो कहता है इन मैट्रिक्स से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति में देखना है और फिर उसके कॉलम में, तब बनाया जा सकता है। तो बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। कहता है मैट्रिक्स में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति, ध्यान रखना, पहले उसकी पंक्ति, पहले किस में चलना है बेटा, रो में चलना है, और बाद में स्तंभ द्वारा बनाया जा सकता है। यही चीज पढ़नी है बस आपको पेपर में कि किससे बना रहा है, पहले रो से फिर कॉलम से। वैसे मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है रो और कॉलम से बनाता है, ऐसा नहीं देखा मैंने कि पहले कॉलम और फिर रो बोल रहा हूं, नहीं देखा बेटा। ठीक है, तो इतना यकीन करना, इतना एक्सपीरियंस भी है कि भैया मैंने रो पहले और फिर कॉलम दिया हो, ऐसा नहीं देखा, पहले रो ही बोलेगा फिर कॉलम बोलेगा। क्लियर है? पहले कॉलम और फिर बाद में रो नहीं आता कभी भी पेपर में। तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा 2 मैट्रिक्स हैं, उसके बारे में बता दिया आपको। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये वैसे मैट्रिक्स दे देगा आपको 2 और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कहता है PENS के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो PENS के लिए कौन सा विकल्प सही है, या तो 12 67 21 23, या 43 56 13 23 43 56 21 42 31 57 21 42। अब हमें देखना है, अब जो हमें वेरीफाई करते जाएंगे जिन जिन वर्ड के लिए, तो वो हम उसको टिक करते जाएंगे, अदरवाइज जो नहीं निकलेगा उसको क्रॉस करेंगे। कैसे करना है, पहले मैं आपको ना एक एक चीज सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि कैसे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इतना टाइम हमारे 40 सेकंड में आंसर देना है, और आप इसे चुटकियों में आंसर दोगे अगर आप एक बार ध्यान से सीख लोगे इसको। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखना है 12, क्या 12 पे P आ रहा है 12, तो 12 पे पहले क्या देखोगे बेटा, पहले रो में देखोगे फिर कॉलम में देखोगे, मतलब RC में चलना है, पहले रो फिर हमारे पास कॉलम। तो 12, तो बेटा देखो 12 पे 1 2, 12 पे P आ रहा है जी, ठीक है 12 पे P आ रहा है, वेरीफाई है। फिर मैंने देखा 43 पे क्या आ रहा है, पहले मैं सबके एक एक आगे के वर्ड चेक कर रहा हूं। फिर मैंने देखा 43 पे क्या आ रहा है, 43 4 और 3, 4 और देखो पहले 4 फिर 3, तो इस पे भी P आ रहा है जी, 43 पे भी, यहाँ पे 43 भी आएगा। फिर क्या 31 देखो, 31 इस पे भी P आ रहा है, मतलब सारे अक्षरों में सब पे PP आ रहा है जी, ठीक है सब पे PP आ रहा है। फिर मैंने सारे दूसरे अक्षर चेक करे, 67 कुछ टाइम ही लगना है इसमें, 67 उस पे मैंने देखना है E आना चाहिए। देखो पहला वर्ड सबका वेरीफाई हो गया, मान लिया। फिर दूसरा वर्ड चेक करना है कि E जो आना चाहिए वो किस पे आना चाहिए, 67 पे आ रहा है क्या E, 6 और 7 E 6 और 7 सॉरी ये है 6 और 7 पे यहाँ क्या आ रहा है बेटा, A आ रहा है। क्या बनेगी बात, हमें क्या चाहिए E चाहिए, तो 6 और 7 पे क्या आ रहा है यहाँ पर A आ रहा है, तो A ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अरे समझ गए, क्लियर है? नहीं है, दोबारा देखो, पहला देखा हमने कि भैया 12 पे आ रहा है, ठीक है मान लिया भैया ये इस पे आ रहा है। अब जैसे ही मैं 67 पे गया, तो 67 तो मैट्रिक्स 2 बताएगी मुझे, तो 6 और 7, तो मैंने देखा 6 रो और फिर कॉलम पे देखा 7, तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है बेटा, A आ रहा है, पर हमें चाहिए क्या, E चाहिए, हमारे पास तो है ही नहीं। तो भैया ये आंसर A ऑप्शन तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, सपनों में हो सकता है, वैसे ओरिजिनली नहीं हो सकता। देख लो इधर, तो 67 पे बेटा हमें चाहिए क्या, E, पर हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है, हमें नहीं चाहिए, हमें भगा दिया इसको। अब B ऑप्शन चेक करते हैं, मतलब 4 में से एक ऑप्शन तो गया, A तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। B चेक करते हैं, 56 पे E आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। फिर 56 से E आ रहा होगा क्योंकि दोनों सेम है, तो E आ रहा है। 57 पे चेक करो, 5 और 7 पे देखो, 5 और 7 पे R आ रहा है, मतलब 5 7 पे क्या आ रहा है बेटा, R आ रहा है, यहाँ पे R आ रहा है, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए क्या, E चाहिए यार, तो हमारा D ऑप्शन भी गया। हमें पता लग गया कि दोनों ऑप्शनों में से एक आंसर है। क्लियर है?
या तो दोनों ऑप्शन में आंसर। तो ये दो तो हमने स्टार्टिंग के चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिए, ये भी। अब हमें बात करनी है 13 की। अब 13 पे मैं गया तो 1 और 3, 13 पे मुझे क्या चाहिए, ये 2 वर्ड वेरीफाई हो गया। अब मुझे चाहिए n, तो देखा मैंने 1 और 3, 13 पे मुझे क्या मिल रहा है, w मिल रहा है। 13 पे मुझे क्या मिल रहा है, w मिल रहा है। और मुझे चाहिए क्या, यहाँ मिल रहा है मुझे w, और मुझे चाहिए क्या बेटा, ओरिजिनली में n चाहिए, तो मुझे w तो चाहिए ही नहीं, मतलब बी ऑप्शन भी खत्म। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन ही होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी यार एक बार चेक कर लेते हैं। देखो चेक करना साहब जरूरी है, ठीक है, टीचर को भी और क्वेश्चन को भी। देखो बेटा ये p है और ये क्या हमारे पास e है, यहां से इसकी रैंकिंग पता लग गई। क्या 21 पे n आ रहा है या ऐसी हवा में मार रहा था मैं, देखो 21, 2 और 1 n आ रहा है भाई साहब, 2 और 1 n आ रहा है, मतलब हमारा n भी वेरीफाई हो गया। फिर 42 पे देखो, 42 पे क्या आना चाहिए मेरे पास, 42 पे क्या आना चाहिए, s आना चाहिए, s चौथा। तो बेटा 42 s आ रहा है, देखो 4 और ऊपर से मेरे पास 2, तो बेटा क्या आ रहा है, s आ रहा है। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई। क्लियर है, जो चीज हमें चाहिए वो मिल गई। हमारा आंसर जो होगा बेटा ऑप्शन में होगा, आंसर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अरे बात क्लियर है, सीख गए, नहीं सीखे, नहीं सीखे दोबारा सीख लो। पहले आपको रो में चेक करना है, फिर कॉलम पे आना है। पहले बेटा सबसे बढ़िया तरीका क्या है, स्टार्टिंग के एक एक वर्ड सबका चेक कर लो, एक एक वर्ड मिल रहा है। देखो पहले वाला सब में मिल रहा था, फिर मैंने दूसरा चेक करना स्टार्ट करा, इसमें 2 ऑप्शन कट गए, एक तो ये कट गया और एक ये कट गया, 2 ऑप्शन कट गए थे। अब 2 ऑप्शन में बात हुई, जैसे हमने 2 ऑप्शन में 2 तो चेक कर लिया, इसमें 56, इसमें भी 56। अब देखो हमने 13 पे आ रहा है, एन नहीं आ रहा, तो चौथा ही ऑप्शन होगा, मतलब सी ऑप्शन ही होगा बचा हुआ। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सब कुछ आपको आंसर सामने दे रखा, बस आपको क्या है, थोड़ी सी जुगाड़ी तो सीखना है बस, रो और कॉलम का। उसमें क्या है यार, वो तो दूसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा इसको अगर सिखाऊं तो, ठीक है। और आप तो कंपटीशन के बच्चे हो, तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, हर एग्जाम में दिखाई देगा आपको ये।